नमस्कार, स्वराज डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील शर्मा। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनावी पर्व चल रहा है। भारत में चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं, लेकिन जिस तरीके का मतदान होना चाहिए था वैसा मतदान का प्रतिशत नहीं हो रहा है। लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं और मतदान का प्रतिशत पिछले 2 चुनावों के मुकाबले कम नजर आ रहा है। यह चिंता का विषय है। मध्य प्रदेश में भी तीसरे चरण में चुनाव होना है 7 तारीख को, और पूरा मध्य प्रदेश राजनीतिक दल सहित चुनाव आयोग, सरकारी मशीनरी मतदान बढ़ाने में लगे हुए हैं। हमारे साथ स्वराज एक्सप्रेस के एडिटर अजय त्रिपाठी जी हैं। हम उनसे समझेंगे कि पिछले 2 चरणों में जिस तरीके का मतदान प्रतिशत कम रहा और आने वाले तीसरे चरण के लिए जो चुनावी मतदान बढ़ाने की तैयारी चल रही है उसको किस नज़र से देखते हैं। अजय जी, बहुत सीधा सा सवाल है। 2 चरण में यदि आप देखें तो दोनों का कंपैरिजन करें, लगभग 14.5% वोट कम पड़ा है। यह हैरान करने वाला है। हम मान के चल रहे थे कि हमारा लोकतंत्र परिपक्व हो गया, मतदाता जागरूक है, वो जाकर मतदान करता है, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो रहा है कि मतदान का प्रतिशत इस सारी कवायद के बावजूद कम हो रहा है। और इस चरण में आप क्या देखते हैं इस पूरी तैयारी के साथ? देखिए सुशील जी, अगर आप हम लोगों ने कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का कोर्स जब किया तो उसमें एक बड़ी बात पढ़ाई जाती है, ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन में एक बात आती थी, ओपिनियन लीडर। हर बार होता था कि एक समाज के, धर्म के, बाकी क्षेत्रों के जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो समाज को प्रभावित करते हैं, लोगों को तक अपना प्रभाव डालते हैं, उनको यूज किया जाता था। इस बार पता नहीं क्या पार्टियों को ऐसा लगा कि वो जो जिस पैटर्न पर चलते हैं उस पैटर्न से बात बन सकती है। दोनों बार विफलता हाथ लगी। इलेक्शन कमीशन ने भी देखिए पहले जो आयोजन करता था वैसे नहीं हुए। बीजेपी हो या कांग्रेस हो या बाकी अन्य दल, उन्होंने वैसे काम नहीं किए और वोटिंग परसेंट तमाम कोशिश के बावजूद नहीं हुआ। अब आप देखिए तीसरे चरण में वही चीज़ हो रहा है और बीजेपी कांग्रेस के साथ इलेक्शन कमीशन खुद, कल उनके चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो एमपी के अनुपम राजन खुद गांव पहुंचे, ट्रैक्टर में, वो ट्रेडिशनल सिस्टम में आ गए। आप मतदाता के साथ थोड़ा सा कनेक्ट होइए। शादी का मौसम है, गर्मी का सीजन है, लेकिन अगर 2019 का चुनाव देखें, 2014 का चुनाव देखें, वो भी गर्मी के सीजन में हुए थे, तब भी शादी का सीजन था, वोटिंग हुई थी। इस बार वोटिंग की आप मतदाता से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि परसेप्शन जो बन गया एक मॉस का, उसके आधार पर सब कुछ जाएगा। लेकिन और इसीलिए अब सारी की सारी रणनीति बदली है। आज देखिए बीजेपी की बैठक हो रही है, बीजेपी की टोली से बैठकें हो रही हैं। आरएसएस जो बीजेपी का पितृ संगठन है, वो आरएसएस की बैठकें हो रही हैं। आपको नई जानकारी हम आपको अपने दर्शकों को देना चाहते हैं कि आरएसएस ने एजेंडा बना लिया है और ये पूरे एजेंडे के साथ आरएसएस काम कर रहा है। आरएसएस के जो 28 अनुसांगिक संगठन है, जिसमें कि सेवा भारती है, विद्या भारती है, उसका वनवासी कल्याण आश्रम है, कर्मचारी संघ है, भारतीय मजदूर संघ है, सबके सब लग गए हैं। सबको अपने अपने क्षेत्रों में कहा गया और किसी से ये नहीं कहा जा रहा है कि आप किसी पार्टी को वोट दीजिए। पहले अवेयरनेस के प्रोग्राम ये चल रहे हैं कि आप जाकर के जाइए कि मतदान आपका अधिकार है, मत दीजिए और एक राष्ट्रवादी सरकार इस देश में बन सके, ये कवायद की जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये बैठकें जो हैं, ये बैठकों से वोटिंग जरूर बढ़ेगी, क्योंकि जिस स्तर का काम होना चाहिए था, मतदाता से कनेक्टिविटी, लोगों से अपनापन, लोगों तक ये बात पहुंचाना कि राष्ट्रवाद पे काम करिए, आज माहौल ये बन गया कि जिस फील्ड में बीजेपी खेला करती थी उस फील्ड की बजाय बीजेपी कांग्रेस के फील्ड में चली गई। बार बार बात हो रही कि उन्होंने संविधान का मुद्दा उठा गया। हम और अजय जी, मैं जो समझना चाह रहा हूँ, देखिए एक तरफ ये बात आपने कह दी कि जो है एक परसेप्शन बन गया था कि वोटिंग बढ़ रही है और लोग जागरूक हो गए, लेकिन मैं पिछले 2 चरण की बात करें तो मैं दोनों चरणों में बहुत 3 लोकसभा क्षेत्र के कई विधानसभा क्षेत्रों में गया था, लोगों से मिला भी था। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे समझ में, इसमें मैं चाहूँगा कि आप भी प्रकाश डालिए, जो चुनावी शोरगुल, जो चुनावी माहौल नजर आता था, खासकर पीक के समय, मतदान होने के 3-4 दिन पहले तक जो माहौल होता था, जो मतदाताओं में उत्साह, कार्यकर्ताओं की शोरगुल, नेताओं के प्रचार, प्रत्याशी के प्रचार से जो माहौल बनता था, वो माहौल मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। तो क्या एक ये बड़ी वजह, क्या इसकी वजह चुनाव आयोग की कसावट या वो खर्च की सीमा है? क्योंकि पहले असीमित खर्च होता था, लेकिन अब देखिए खर्च की सीमा तय हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ा ब्लैक मार्केट इसमें शामिल होता था। क्या ये वजह है क्या? क्योंकि जिस तरीके का चुनाव प्रचार अभी चल रहा है, हम भोपाल में ही देख रहे हैं। आप मुझे बताइए, कहाँ आपने ऐसा माहौल देखा किसी एक मोहल्ले में? मुझे लग रहा है कि हम एक परसेप्शन बन गया कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे या नरेंद्र मोदी या अमित शाह या जेपी नड्डा के आने से सब कुछ माहौल, लोग आएंगे, भाषण सुनेंगे, सब कुछ बदल जाएगा। आज भी हमारा मतदाता ट्रेडिशनल स्टाइल का है, ट्रेडिशनल जो परंपरा उसमें है।
आप देखिए कि आज आपके घर, कल इसके पहले के चुनाव में होता था कि हमारे घर पे पर्चियां पहुंचाने भाजपा के लोग या कांग्रेस के लोग जाया करते थे। एक बार कांग्रेस के लोग गए, फिर उसके पीछे महिला मोर्चा जाता था, फिर यूथ कांग्रेस जाती थी, और तय होता था कि भाई आपके घर में कितने वोट होने का, भैया इनके घर में इतने वोट है, भाई सबसे मुलाकात देना। तो हम कनेक्ट होते थे, और कनेक्ट होते थे तो हम तुरंत अपने लोगों को, भैया वोट डालना जरूर होना। आज मतदाता पर्ची पहुंचाने का काम भी कौन कर रहा है? इलेक्शन कमीशन कर रहा है। मतदाता पर्ची पहुंचाने का काम बीएलओ कर रहा है। बीएलओ से हमारी कनेक्टिविटी नहीं होगी, फॉर्मेलिटी होगी कि हमने आया। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट, चाहे उसका मामा, चाचा, फूफा, ताऊ या उसके रिश्तेदार या कुछ पार्टी के लोग पहुंचे हमारे घर, तो हम रुकाते हैं, पानी पिलाते हैं, और जो देते हैं उसको हम देखते हैं कि हमारी फोटो सही लगी कि नहीं, नंबर हमारा सही है कि नहीं सही। लेकिन आज वो नहीं। और अब देखिए वही बात हो रही है। अब आप देखिए, हो सकता है आजकल में भोपाल के सारे शहर में जहाँ जहाँ वोटिंग हो रही है, भोपाल से, भोपाल के अलावा बाकी जो शहर हैं वहाँ भी, ग्वालियर में, मुरैना में अब लोग पहुँच रहे हैं। मतदाता पर्चियाँ अब बट रही हैं, पोलिंग की पर्चियाँ अब बांटी जा रही हैं, कनेक्टिविटी अब हो रही है, फोन लाइन अब बात हो रही है, फोन में बात हो रही है। अभी तक हमने उसको इस बार ऐसा मान लिया, एक औरा बन गया था कि अब की बार 400 बार बीजेपी की सरकार आ रही है। लेकिन साफ समझ आ गया, बीजेपी को समझ में आ गया, कांग्रेस को समझ में आ गया, और इलेक्शन कमीशन को समझ में आ गया कि सिर्फ परसेप्शन के आधार पर वोटिंग नहीं बढ़ सकती। इसलिए स्ट्रेटेजी बदली, और मुझे लग रहा है कि जिस तरह आरएसएस ने अब काम मोर्चा संभाला है, आप आरएसएस को समझने की कोशिश करिए कि आरएसएस का जो सेवा भारती, विद्या भारती अनुरागी संगठन है, जो टोली सा बैठ के होती है, गट सा बैठ के होती है, बड़ी टेक्नोलॉजी उनकी अलग है। उन टोली सा गट सा बैठकों को समझ पाना बहुत मुश्किल काम होता है। चलते चलते मॉर्निंग वॉक, जिसे मॉर्निंग वॉक कहते हैं, उसमें बैठ के हो जाते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसका असर सुशील जी पड़ेगा। लेकिन अजय जी बहुत सीधी सी बात है, देखिए मध्य प्रदेश आरएसएस के लिए भी, भाजपा के लिए एक आदर्श राज्य है, और संगठन भी यहाँ पर बहुत मजबूत है, और यहाँ उस तरीके का मुकाबला भी नहीं है कि त्रिकोणीय चतुष्कोणीय मुकाबला हो जहाँ पर बीजेपी को हार के चांसेस ज़्यादा हों। लेकिन यूपी, जहाँ पर पूरे बीजेपी का फोकस रहता, संघ का फोकस रहता, और संघ लगातार 24 आवर्स जो है मॉनिटरिंग, अगर कहीं मैं जो मुझे जानकारी, यूपी पे सबसे ज़्यादा फोकस, लेकिन वहाँ भी मतदान नहीं बढ़ा। तो क्या आरएसएस वहाँ भी थोड़ा सा यही परसेप्शन की उसमें वो भी उलझ के रह गए क्या? आरएसएस जैसे, आरएसएस ने तो हाथ डाला नहीं था अभी तक, आरएसएस ने हाथ अब डाला है। नहीं, यूपी की बात, यूपी में भी कह रहा हूँ, यूपी में परसेप्शन आपने ये बना दिया कि राम मंदिर के मुद्दे पर हम इतनी हवा कर देंगे कि जब मतदाता टूट पड़ेगा। वैसा नहीं हुआ। पॉलिटिकल परसेप्शन और हकीकत दोनों में अंतर होता है। चाहे देखिए, बीजेपी चाहे जितनी बड़ी पार्टी हो जाए, और कांग्रेस चाहे जितनी बड़ी पार्टी हो जाए, लेकिन आपके सारे परसेप्शन पॉलिटिकल होते हैं। लेकिन आरएसएस जब काम करता है, और कांग्रेस में जब तक सेवादल था, सेवादल सक्रिय था, जब तक सेवादल जो काम करता था, उसके काम करने का तरीका अलग होता है, वो लोगों के टच टू टच होता है। और अब जाके तीसरे चरण में आप देखिए कि यही यूपी में भी हो रहा है। अब यूपी में बैठ के हो रही हैं, घर घर बैठ के हो रही हैं, घर घर जा रहे हैं। चेहरों की दम पर वोटिंग बढ़ जाएगी। चेहरों की दम पे सुशील जी वोट जा सकता है कि मोदी का चेहरा देख करके बीजेपी को वोट दें, या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के चेहरे को लोग पसंद करते हैं तो कांग्रेस को वोट दिए, वोटिंग तक पहुंच जाए। लेकिन वोटिंग तक वो पहुंचे, इसको निकालने की कवायद एक अलग ढंग की होती है। वो कवायद यूपी में भी अब शुरू हुई है। जी चलिए अजय जी, ये मैं मान लेता हूं कि संघ और तमाम राजनीतिक दल लग गए हैं, खासकर संघ के अनुषंगिक संगठन पर। बहुत सीधी सी बात है कि आप पूरे भोपाल में हुए, आप कई जगह घूम के आए हैं। आज हम 2 तारीख को ये विश्लेषण कर रहे हैं कि कैसे वोट बढ़ाया जाएगा। आपने पूरे भोपाल में, आप कई जगह जाते होंगे, आपको प्रचार वाहन दिखाई दिया किसी राजनीतिक दल का? कितने स्वाभाविक रूप से प्रचार, वही मैंने आपसे कहा ना कि क्या राजनीतिक दल का कोई प्रत्याशी भी आपको दिखाई दे, कोई शोरगुल? जो देखिए क्या होता है, जागरूक मतदाता तब होता है जब फाइट हो, या बार बार आपको जो है लोग संपर्क करें, एक चुनावी माहौल, शोरगुल, वही शुरू में मैंने आपसे वही कहा ना कि कनेक्टिविटी, वोटर के साथ कनेक्टिविटी, आपकी इमोशनल कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी, उसके बाद वो वोटिंग पोलिंग बूथ तक आएगा। नहीं तो सब कुछ मशीनी स्टाइल में काम हो रहा है, कंप्यूटराइज काम हो रहा है, एआई की वोटिंग हो रही है। अब देखिए, आप देखिए इस पेज में आपको, आप देखिए 2 दिन के अंदर आपको लोग जाते मिलेंगे, मतदाता पर्चियाँ तक पहुंचेंगी। लगातार ये कवायद बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है। सबको अभी तक लग रहा है कि नेशनल एजेंडे पर, राम मंदिर के मुद्दे पर, संविधान बदलने के मुद्दे पर सब कुछ होकर के मतदाता अपने आप खिंचाएगा। मतदाता आपकी सभा सुनने आ सकता है, लेकिन वोट डालने पहुंच जाए ये नहीं होता। ये सब कुछ समझ में आ गया। तो पॉलिटिकल सिनेरियो में सब कुछ बदलाव हो रहा है, मतदाता तक पहुँचने के माध्यम हर कोई अपना रहा है। तो मुझे लग रहा है कि वोटिंग अगले फेज में बढ़ेगी। अजय जी बिल्कुल ठीक है, वोटिंग बढ़ना भी चाहिए, मतदाता को घर से निकल के वोट करना भी चाहिए, सारे काम छोड़कर सबसे पहले वोट ही करना चाहिए। लेकिन अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करूं कि तीसरे चरण में 9 सीटों पर चुनाव होना है, एक सीट जिसमें प्रत्याशी का निधन होने के कारण उसको इस तीसरे चरण में शामिल किया गया, बैतूल की सीट को। इन 9 सीटों में मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ और बैतूल शामिल हैं। यदि आप इन 9 ही सीटों को देखें तो आपको देखिए, ग्वालियर चंबल का एक अलग ट्रेंड है वहाँ वोटिंग करने का, वहाँ वोटिंग बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन अगर विदिशा,
और भोपाल और राजगढ़ और गुना, यहाँ की अगर आप बात करें तो आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा वोट परसेंट कहाँ होगा? कौन राजनीतिक दल ज़्यादा मेहनत कर रहा है, कौन सा प्रत्याशी ज़्यादा मेहनत करता दिखाई दे रहा है? मुझे लग रहा है, देखिए कि व्यक्ति के आधार पर तय करता है। राजगढ़ से चूंकि दिग्विजय सिंह जी सांसद इस बार चुनाव मैदान में, मुझे लग रहा है राजगढ़ में वोटिंग ठीक ठाक होगी, जो कि राघोगढ़ उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, चाचौड़ा उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, और 8 में से 2 कॉन्स्टिट्यूंसी राघोगढ़ जिनके बहुत ज़्यादा प्रभाव विधानसभा क्षेत्र उनके प्रभाव वाले होते हैं। और उसके बाद आप चलिए तो मुरैना वगैरह में, क्योंकि मुरैना वगैरह में आदमी अगर वहाँ कोई ऐसा माहौल बन गया, मान लीजिए कि अगर वहाँ के साथ गोली चल गई, एक आध माहौल बन गया, तो वहाँ पर आप आदमी टूट पड़ता है वोटिंग के लिए, और इसके पक्ष में वोट डालना है। आखिरी दांव तक कवायद देखिए, आप देखिए रामनाथ रावत को तोड़ के बीजेपी अपने पाले में ले आई। इस तरह की जो कवायद होती हैं ये वोटिंग परसेंट को बढ़ाएंगी। दूसरा मैं आपसे कह रहा था कि आप लगातार कनेक्टिविटी नहीं बढ़ा रहे। जैसे आप देखिए कि नगर निगम के वाहन अपने यहाँ भी घूमते हैं, सुबह कचरा वाहन और बाकी शहरों में घूमते हैं। अगर कोई कवायद चल रही होती तो इसमें जो गाना बजता, कचरा इकट्ठा करिए, भोपाल को स्वच्छ रखिए, इंदौर को स्वच्छ रखिए, जबलपुर ठीक बनाइए, इससे बेहतर अगर मुझे लगता है, अगर हो सकता आप भी सहमत हो इससे, कि अगर इस पर स्लोगन सुबह से मिलता कि सबसे पहले वोट दो, जो पहले हमने रट गया नारा, सारे काम छोड़ दो सबसे पहले वोट दो, अगर इन कचरा वाहनों पर दिन भर यही बचता रहता तो हो सकता है लोग अवेयर होते। नहीं अजय जी, ये आइडिया आपका बहुत अच्छा है, और मैं चुनाव आयोग से भी हम दोनों ही अपील करेंगे, बल्कि भोपाल जिला प्रशासन से भी, कि देखिए सुबह सुबह सारी गाड़ियां कचरा उठाने वाली आती है और बहुत शोर तेज आवाज़ में जो है म्यूजिक के साथ वो कचरे वाली अपील करती हैं। तो मुझे लगता है पर्टिकुलर समय तक, चुनाव तक, उसमें जो है मतदान की अपील होना ही चाहिए। आपको याद होगा पिछले चुनाव में आखिरी दिन में सारी मोबाइल कंपनियों को इलेक्शन कमीशन के निर्देश थे कि टाइल टोन बजेगी, सबसे पहले वोट दो। अगर आप वो भी कर लेते, लोग लगा, आप जब किसी को बात करते हैं, फ़ोन उठाते हैं, फ़ोन पर आवाज़ आती है सबसे पहले वोट दो, अब बार बार आपके दिमाग में स्ट्राइक करता है। फिर आपने वो जो एक परंपरा होती थी कि हमारे साधु समाज को, नागरिकों को, बड़े वकीलों को, बड़े पत्रकारों को, इनको आगे किया जाता था। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने, तो इस सारी कवायद हर तरह ढील बैठी। और बीजेपी और कांग्रेस तो बड़े अपने, बीजेपी इस मोह में कि अब की बार 400 बार चाहे कुछ हो चाहे ना हो जाएगी, और कांग्रेस शायद ये मान के बैठी कि हमको तो हारना ही है चुनाव। तो ये जो कवायद ये उनके मतदाता के मन में बैठ गई। और लेकिन जब सारी कवायद, अभी भी समय है, अगर ये कवायद कर ली जाए, मुझे लग रहा है कि 65% के लगभग वोटिंग अगले चरण में होना चाहिए। अजय जी, मेरा सवाल जो है आपने उसका पूरा जवाब नहीं दिया। मैंने 9 सीटों में से अगर टॉप 3 की बात करें वोट परसेंट के हिसाब से, चूँकि कुछ सीटों पर वीवीआईपी सीट्स ही हैं, इनमें से कुछ सीटें जहां पर कड़ा मुकाबला भी है, एक तरफा मुकाबला भी, और बड़े दिग्गज नेता इन सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो यदि मैं इन 9 सीटों पर बात करूँ तो आप टॉप 3 में किनको देंगे जहाँ वोट परसेंट बहुत ज़्यादा जाने की संभावना है? मुझे लग रहा है तो राजगढ़ में वोटिंग बढ़ेगी, किसी भी हालत में वोटिंग बढ़ेगी, आपने उल्लेख किया जी। दूसरा मुझे लग रहा है कि भोपाल चूंकि राजधानी है, सबका कंसंट्रेशन है, और दोनों पार्टियों के सारे बड़े नेता तब यहाँ पे रुके, और एक मैसेज जाता है प्रशासन के ऊपर कि प्रशासन के अधिकारी वोट डालने नहीं निकलते। मेरा अपना खुद का जो पोलिंग स्टेशन है 4 इमली का, वहाँ पर बहुत सारे दिन भर खड़े, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जिस तरह की कवायद हुई, कम वोटिंग का जो मैसेज जा रहा है, वो जानते हैं कि चुनाव की आचार संहिता चुनाव तक है, अधिकारी भी समझ रहे हैं, तो प्रशासनिक अमला भी समझ रहा है कि चुनाव के बाद इस पर बात होगी। अगर सरकार आ जाती है, वापस आ जाती है और वो काम करती है, तो इस पर चर्चा होगी वोटिंग क्यों नहीं हुई, तो ये दिक्कत होगी। तो मुझे लग रहा है कि अब वो अवेयरनेस आ रही, तो भोपाल में भी वोटिंग बेहतर हो सकती है। तो दूसरा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बैतूल का इलाका, जो कि बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर प्रत्याशी बदला गया है, वहाँ पर बाकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, बहुत सारे ट्राइबल एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज में जब मॉस वोटिंग होती है तब धीरे से वोट। एक और बड़ी समस्या है, टेक्निकल समस्या आ रही है, उसको दूर करने की कोशिश की गई है मेरे ख्याल से। वो आ रही है कि आजकल का यंग जनरेशन, सुशील जी, वो अपने मोबाइल में अपना जो भी आधार कार्ड वगैरह होता है लेके चलता है, वो जाता है दिखाता है आधार कार्ड। 90% बच्चे आप देखिए वो मोबाइल रखते नहीं, हम आप रखते हैं आधार कार्ड, वो रखते नहीं हैं। वो जब पोलिंग स्टेशन, मैंने देखा इस चीज़ को इस चुनाव में, जब वो पोलिंग स्टेशन तक पहुँचे तो उन्होंने कहा था मोबाइल तो बाहर जमा हो जाएगा, अंदर आपके पास ना आपका पैन कार्ड है ना आधार कार्ड है जिसके आधार पे आप वोटर डाल सकते हो, वो एक भी नहीं है। तो वो आदमी ने कहा था आप लेके आओ, वापस चला गया, लौट के नहीं आया। लगभग 5 से 7% वोटर इस तरह लौट गया है। अगर इलेक्शन कमीशन से कुछ सुधार कर लिया कि यंग बच्चे जो आ रहे हैं वो मोबाइल में लेके आए, मोबाइल को क्रॉस चेक कर लीजिए कहीं पे, भाई इनके पास डन है, जाने दीजिए, तो शायद वोटिंग का परसेंट बढ़ेगा। देखिए अजय जी, मैं फिर से उसी पे आऊँगा। मेरी दिलचस्पी इस बात पे, बल्कि दर्शक भी ये समझना चाहेंगे आपके एनालिसिस से कि इस बार वोट सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ेगा नोटिस में। देखिए पिछली बार का मैं बता देता हूँ, 2014 का चुनाव रहा हो या 2019 का चुनाव रहा हो, बैतूल टॉप पर था। हाँ। इन सारी सीटों में बैतूल 76.84% था 2019 में, और 65.17% जो है 2014 में था। अगर आप इसमें इसी सीक्वेंस में हम बात करें तो 70+ वाली सीटें जो थी वोट परसेंट वाली, उसमें विदिशा थी, उसमें राजगढ़ था, उसमें बैतूल था। देखिए मैंने आपसे राजगढ़ का नाम लिया, मैंने आपसे बैतूल का कहा, बैतूल के बारे में आपसे कहा कि
वो इलाका ऐसा है कि जहाँ के जो असेंबली सेगमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ट्राइबल्स एरिया से होते हैं, और ऐसे में मास वोटिंग बहुत होती है। या तो वोटिंग होगी तो झूठ के होगी, या तो नहीं होगी। पूरा गांव का गांव, कस्बा का कस्बा, टोली की टोली, ये मजरा का मजरा एकदम जाता है वोट डालने, चलो रे वोट डालने। और नहीं जाना तो मैंने महाराज जी ने कह दिया मत वोट डालना, तो महाराज जी कहे में आगे वोट मत डालना। लेकिन महाराज जी ने कह दिया, या नायक जी ने, या मुखिया जी ने, या प्रधान जी ने, किसी ने कह दिया चलो वोट डालने चलना है, सरपंच जी ने कह दिया, तो सब इकट्ठा वोट डालने, तो वो मास वोटिंग वहाँ होती है। दूसरा जो मैंने आपसे कहा, अगर इलेक्शन कमीशन आज भी दो बातें जो नगर निगम को हम सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप अपने वाहनों में लगवा दीजिए कि वोट डालने पर जो टेलीफोन लाइनें आपके तमाम संस्थाएं हैं उनको कह दीजिए कि डायल टोन, डायलर टोन, काला टोन ये बदल दें 10 दिन के लिए। तीसरा जो मुद्दा था कि यंग जनरेशन आज भी मोबाइल में लेके चलती है, अगर इलेक्शन कमीशन इसका कोई वैकल्प व्यवस्था कर ले कि आप मोबाइल में देख करके उसको, क्योंकि मोबाइल अंदर जा नहीं सकता, और वहाँ तक जब पहुँचता कोई व्यवस्था कर ले कि हाँ आपको वो माना जाएगा, तो शायद वोटिंग परसेंट अपने आप 5% 10%। लेकिन जो आपसे फिर बात हुई कि बैतूल और राजगढ़ का मैंने आपसे कहा था, भोपाल का मैंने आपसे कहा, और बिरसा में चूँकि शिवराज सिंह चौहान अपने खुद का घर है उनका, तो मुझे लगा वहाँ वोटिंग होगी। पर बैतूल, राजगढ़ और भोपाल और बिरसा, ये 4 इलाके, ये 4 सीटें आपने बता दी है कि इन पे मतदान ज़्यादा होगा। मैं देखिए अब हम चलते हैं ग्वालियर चंबल की तरफ, जहाँ पर ऑलरेडी जो है एक निराशापूर्ण माहौल, मुझे तो इस मतदान परसेंटेज को देख के लग रहा है दोनों 2014 के भी 2019 के भी, क्योंकि ग्वालियर चंबल में गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है और वहाँ एक वोटिंग ट्रेंड अलग टाइप का है। तो वहाँ पर आयोग को क्या करना चाहिए, और वहाँ पर आप इस पूरी कवायद पहले दूसरे चरण के सबक के बाद तीसरे चरण में आप वहाँ क्या उम्मीद देखते हैं? मैं अगर पिछले उसकी बात कर लूँ, 61% मुरैना में था, भिंड में 54% और ग्वालियर में 59%, और 2014 में और बुरे हालात थे। 50% मुरैना में था, भिंड में 45% था, ग्वालियर में 52% था। देखिए उसका एक बड़ा कारण ये होता है कि एक तो वहाँ निश्चित रूप से आपने जो बात कही कि अलग टाइप का ट्रेंड होता है, और वहाँ पर मुरैना में चाहे भिंड में हो, चाहे ग्वालियर में तब भी थोड़ा सा शहरी इलाके में वोटिंग बढ़ जाती है, लेकिन वहाँ इससे बैलेट से ज़्यादा बंदूक का वो रहता है। अगर कहीं उन्हें ये पता पड़ गया कि साहब वो उन्हें गोली चल गई, तो आदमी पर या तो जाता नहीं, या फिर कहीं संभावना होती है कि कुछ धमाका हो सकता है, तो लोग इकट्ठा बैठते हैं। और प्रशासन को उस पर अंकुश लगा के अगर वहाँ हथियार पहले से जब्त कर दिए जाएं, वहाँ के लोगों के लाइसेंस कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिए जाएं, एक अवेयरनेस बढ़ाई जाए, लोगों को बताया जाए कि आपका सबसे बड़ा हथियार ये है। अगर ये कवायद अभी भी हो जाए तो मुझे लग रहा है कि उस इलाके में पिछली बार की तुलना में वोटिंग का परसेंट वहाँ पर बढ़ेगा। बहुत अजीब टाइप का इलाका है, वहाँ पर जाके लोग खड़े रहते हैं पोलिंग स्टेशन के बाहर, तय वोट डाल देते हैं, वोट कहा नहीं वोट डालो रे, और इसी में बहस हो, लेकिन खुद वोट डालने नहीं जाते। तो इसको अवेयरनेस करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि मुरैना और भिंड में भी वोटिंग परसेंट बढ़ने की संभावना है। आप देखिए मुरैना कॉन्स्टिट्यूंसी का श्योपुर, विजयपुर, कराहल का इलाका देखिए कितनी दूर पड़ता है। अगर उस इलाके में थोड़ा सा सक्रियता अभी भी बरत दे तो, चूँकि रामनिवास रावत अभी कल परसों ही इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, विजयपुर के रहने वाले, बहुत सारा इलाका ऐसा। भिंड में आप देखिए कि भिंड में अपना लाहौर में अच्छी वोटिंग होती है, क्योंकि डॉक्टर गोविंद सिंह अपना खुद प्रयास करते थे। लेकिन बाकी इलाके जो हैं भिंड के, वहाँ गोहद में देखिए वोटिंग कम हो जाती है कई बार, वहाँ क्यों नहीं कम होता, अटल में वोटिंग कम हो जाती है अपने आप। तो कई इलाके ऐसे हैं जहाँ आपको जाना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, और ये जो इलेक्शन कमीशन को भी सारी चीज़ छोड़ के बीजेपी, कांग्रेस और सभी के बड़े नेताओं को उतारना पड़ेगा कि भाई आप इतना दिन अपने लिए किया, आप वोटिंग के लिए काम कर लीजिए, 2 दिन हमारे साथ घूमिए। अगर इलेक्शन कमीशन इतनी मदद कर देगा तो मुझे लग रहा है वोटिंग परसेंट वहाँ भी बढ़ेगा। तो 24 की चौसर में हमने चर्चा की तीसरे चरण में मतदान कैसे बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके की कवायद बीजेपी, कांग्रेस, अन्य राजनीतिक दल और चुनाव आयोग कर रहा है, उसकी हमने विश्लेषण भी अजय त्रिपाठी जी ने हमारे साथ किया। मैं ज़रूर दर्शकों से ये कहना चाहूँगा, और मैं अजय जी से भी निवेदन करूँगा कि आप, यदि आप चाहते हैं कि आपकी सरकार बने तो आप वोट अवश्य करें, क्योंकि आपका वोट ही आपकी सरकार बनाता है, आपकी पसंद के प्रत्याशी को जो है चुनता है। तो सारे काम छोड़कर पहले वोट करें, उसके बाद अन्य काम करें। अजय जी आप कुछ कहना चाहेंगे? बस हमारी अपील सिर्फ आपसे इतनी है कि आप वोट जरूर दीजिए, किसको देना है, क्या करना है आपका फैसला, लेकिन वोट का आपका अधिकार है। जिससे बाकी अधिकारों के लिए हम लड़ जाते हैं, वैसे वोट देने के अधिकार का प्रयोग कीजिए। ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी सफलता होगी। लोकतंत्र के इस महायज्ञ में एक आहुति हमारी वोट के रूप में। स्वराज डिजिटल की 24 की चौसर में हम इसको यहीं विराम देते हैं, लेकिन कल हम जरूर इन 9 सीटों की प्रत्याशियों की समीक्षा करेंगे कि कौन प्रत्याशी किस पर भारी पड़ सकता है और क्यों भारी पड़ सकता है, और किसके जीतने के आसार हैं, कौन कितनी मेहनत कर रहा है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।